राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस क्लास में मध्य प्रदेश में होने वाली राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि एमपी सेट 2025 के पेपर 1 को लेकर हम आज चर्चा करेंगे कि हम पेपर 1 की तैयारी कैसे करें कि हम पेपर 1 में अच्छे नंबर लेके आ पाए। क्योंकि विद्यार्थियों का जो पेपर, इसमें दो पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है जो सभी के लिए कॉमन होता है और पेपर 2 सब्जेक्टिव होता है। जिन विद्यार्थियों का एमए में जो विषय है वो उसी विषय में वो पेपर होगा। जैसे मेरा हिंदी साहित्य था तो पेपर 2 मेरा हिंदी साहित्य में हुआ। पर पेपर 1 भले वो विद्यार्थी किसी भी विषय का हो, भले वो आर्ट्स बैकग्राउंड का हो या साइंस बैकग्राउंड का हो, सभी के लिए कॉमन होगा। और साइंस के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सेट एग्जाम, क्योंकि अगर आप नेट दोगे तो साइंस वालों के लिए CSIR नेट होता है, उसमें उनके लिए माइनस मार्किंग होती है। पर नेट जो सेट एग्जाम होता है मध्य प्रदेश में, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो उनको ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। बहुत सारे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी रहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जिन किसी का मैथ्स अच्छा नहीं रहता है, किसी का साइंस अच्छा नहीं रहता है, किसी की रीजनिंग अच्छी नहीं रहती है। तो पेपर 1 में सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी पेपर 1 में मात खा जाते हैं और अपना सिलेक्शन पेपर 1 की वजह से रुक जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेक्शन ना होने का कारण पेपर 1 ही रहता है। सभी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनका पेपर 1 ये पेपर 2 यानी कि अपने सब्जेक्ट पर पकड़ तो मजबूत होती है, क्योंकि वो सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट इसीलिए लेते हैं कि उसकी उस सब्जेक्ट में रुचि रहती है। पर पेपर 1 का ऐसा रहता है कि उसमें सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो वहां जाकर विद्यार्थियों के लिए एक टास्क आ जाता है कि पेपर 1 हम कैसे पढ़े। जैसे आपने देखा होगा सेट का नोटिफिकेशन आया, सभी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल वाले अपना कोर्स लॉन्च करने में लगे हुए हैं कि आप 5,000 का कोर्स लीजिए, 999 का कोर्स लीजिए, 1,000 का। आपको पता है कि यूजीसी नेट सेट का इनका कोर्स कितना महंगा आता है। पर मैंने खुद प्रथम प्रयास में बिना किसी कोचिंग के पेपर 1 सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया है। अभी 2024 में जो सेट एग्जाम हुई थी वो मैंने प्रथम प्रयास में क्वालिफाई करी, मेरे 202 नंबर थे और पेपर 1 में मेरे लगभग 34 मार्क्स प्रश्न मेरे सही हुए थे। तो यानी कि 70 नंबर मेरे पेपर 1 में ही थे 100 में से। और जो यूजीसी नेट मैंने अभी जो जून 2000 में हुआ था 25 में, वो भी प्रथम प्रयास में क्वालिफाई किया है, उसमें भी मेरे 91 परसेंटाइल है। तो मैं आपको ऐसी रणनीति लेके आई हूँ पेपर 1 की कि आप मेरी तरह अगर मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करी आपने तो मैं लिख के दे दूंगी कि मैं गारंटी लेती हूँ आपके 35 से 40 नंबर लाने की। कि मेरा पेपर 1 अच्छा इसलिए भी रहा है क्योंकि मैंने नेट और सेट की तैयारी तो बहुत बाद में शुरू करी। पहले मैं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं, जैसे मैंने दिल्ली पुलिस क्वालिफाई कर रखा है, MP पुलिस, RPF जो रेलवे की पुलिस भर्ती होती है वो क्वालिफाई कर रखा है। इसके अलावा मैंने मध्य प्रदेश में होने वाली ITI TO की परीक्षा, CPCT एग्जाम और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 ऐसी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं मैंने क्वालिफाई कर रखी है। तो मेरा पेपर 1 में कमांड बहुत अच्छी थी, तो मुझे पेपर 1 के लिए कभी अलग से पढ़ना नहीं पड़ा और मेरी वो तैयारी मेरे पेपर सेट और नेट के एग्जाम में काम आई और मैंने प्रथम प्रयास में बहुत अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाई करा। और मेरा प्रथम प्रयास में क्वालिफाई करने का एक ही कारण रहा या एक ही प्लस पॉइंट रहा कि मेरा पेपर 1 अच्छा था। अगर मेरे पेपर 1 कमजोर होता तो मैं इतनी जल्दी क्वालिफाई नहीं कर पाती, क्योंकि आपको पता है कि इसका सब्जेक्ट सिलेबस बहुत बड़ा होता है। आप पेपर 2 कब पढ़ोगे, फिर पेपर 2 का सिलेबस 10 यूनिट रहती है और हमको पता है कि हायर एजुकेशन है तो बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं एक एक शब्द जो बोल रही हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने खुद कैसे प्रथम प्रयास में क्वालिफाई करा है वो सारी चीजें मैं आपको बोल के बता रही हूँ, क्योंकि सारी चीजें मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकती। आपने देखा होगा कि अभी जो सिलेबस का ये नोटिफिकेशन आया था सेट का, उसमें पूरा नीचे लिखा हुआ था कि सेट का जो सिलेबस रहेगा यूजीसी नेट और CSIR नेट के सिलेबस के अनुसार रहेगा। तो मेरे पास यूजीसी नेट का सिलेबस है पेपर 1 का, क्योंकि पेपर 2 हिंदी साहित्य वालों का है। तो मैं आज पेपर 1 की चर्चा कर रही हूँ, तो हम पेपर 1 के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है इसलिए। तो ये मेरे पास सिलेबस है। पहले जब एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करो तो आपके पास सबसे पहले उसका सिलेबस होना चाहिए। विद्यार्थी क्या करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। फिर हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पेपर बाहर से पूछा, क्वेश्चन बाहर से आए हैं, आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। पर हमें जब सिलेबस के बारे में ज्ञान ही नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। और जब मैंने सेट का एग्जाम दिया और नेट का एग्जाम दिया, मैंने एक चीज देखी कि सिलेबस से बाहर
इसमें एक प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है। जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। तो ये सिलेबस है मेरे पास, मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद ये मेरे खुद जो मैंने सेट का एग्जाम दिया था, मेरे खुद इसमें देखो मैंने लिख रखा है कि 35 प्लस नंबर थे मेरे, जब मैंने इसमें काउंट करे थे आंसर शीट से। तो ये पूरा पेपर है मेरे पास, तो मैंने पूरे पेपर को एनालिसिस करा, सारी यूनिट से मिला है कि हाँ हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने पूरे इस पेपर को एनालिसिस करा, उसके बाद मैंने सिलेबस को एनालिसिस करा, उसके बाद ही मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो आप पूरी वीडियो अंत तक देखे। वो जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पेपर 1 आपको मेरे चैनल पर फ्री में पढ़ाऊंगी। मैं कोई चार्ज नहीं लूंगी आपसे, क्योंकि मैंने देखा है कि इसका कोर्स बहुत महंगा आता है और जो मिडिल क्लास विद्यार्थी है वो इसके कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और हमारे पास समय सिर्फ 90 दिन है, तो अगर आप किसी का कोर्स भी लोगे तो आपको पता है कि आपको जो 10 यूनिट है, आपको 10 यूनिट के अलग अलग टीचर मिलेंगे। आप हर दिन में आपकी एक क्लास होगी तो आपकी 10 क्लासें तो एक दिन की होगी। आप कैसे, आप खुद सोचो कि 90 दिन में आप कैसे कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपने कोर्स कंप्लीट भी कर लिया तो आप रिवीजन कब कर पाओगे। और मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपका रिवीजन में साथ का साथ में करवा दूंगी। जो विद्यार्थी मैं मेरी क्लास में हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ, तो आप अगर मेरी वीडियो देखे एमपी जीके में कब से पढ़ा रही, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल की मध्य प्रदेश में वैकेंसी लगी हुई है, एएसआई की लगी हुई है। तो इन सब भर्ती परीक्षाओं को टारगेट करके मैं एमपी जीके पढ़ा रही हूँ। तो आप मेरी वो क्लासें देखें तो आपको यकीन हो जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। मैं ना छोटी छोटी क्लास वीडियो बनाती हूँ। मैं ज्यादा 1-1 घंटे की वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि विद्यार्थियों के पास इतना समय नहीं है और फालतू बकवास करने से भी कोई मतलब नहीं है। मैं आपको क्लास में वही चीजें पढ़ाऊंगी जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि फालतू चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और विद्यार्थियों का भी समय कितना कीमती है मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने तैयारी करी तो मेरे लिए एक एक पल एक एक दिन कितना कीमती था मैं जानती हूँ। कि विद्यार्थी 1 घंटा भी अगर आपका वेस्ट जाता है तो आपके लिए बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए कीमती है। तो हमें हर समय का सदुपयोग करना, ये 90 दिन हमें टारगेट लेके जाना। अगर आप प्रथम प्रयास में मेरी तरह क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। और मैंने स्ट्रेटेजी की पूरी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप पूरी वो वीडियो देखिए। उसमें मैंने पूरा बताया कि मैंने कैसे प्रथम प्रयास में नेट और सेट क्वालिफाई करा है। मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की रणनीति उस पर बताई गई है, तो आप वीडियो जरूर देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी, तो आपकी उस वीडियो से बहुत हेल्प हो जाएगी। अब हम आज पेपर 1 की पूरी सिलेबस जो 10 यूनिट की मैं आपको डिटेल से बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा पॉइंट पढ़ना है और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, हम आज मध्य प्रदेश सेटिंग राज्य पात्रता परीक्षा 2025 की चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास कितने दिन बचे हैं? लगभग 90 दिन बचे, क्योंकि आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जनवरी 2026 में एग्जाम आयोजित कर ली जाएगी, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती थी। सब इसी ख्याल में लगे हुए थे कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी। एग्जाम डेट आगे नहीं बढ़ी, पीएससी ने अपने निर्धारित समय पर एग्जाम ली। हमारे मध्य प्रदेश की विडंबना है कि परीक्षा तो समय पर ले ली जाती है, पर यहाँ पर रिजल्ट कभी समय पर नहीं आता है। अभी जो एमपीपीएससी 2022 में हुई थी उसका रिजल्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी तक रिजल्ट चल ही रही है। अभी पीएससी उन्होंने ली, उसका रिजल्ट भी नहीं आया है। अभी सेट का नोटिफिकेशन आ गया, तो जाहिर है कि 26 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी। तो हमें सिर्फ परीक्षा को टारगेट करना है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम सच्ची लगन से मेहनत करेंगे तो हमें पता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको खुद को पता रहता है, विद्यार्थी को खुद पता रहता है कि वो कितने पानी में है। पेपर देके हम बता सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हमें खुद पे विश्वास रखना है, पूरी तैयारी करनी है और पूरा मोटिवेशन रखना है और एक सकारात्मक सोच के साथ आपको तैयारी करनी है। अगर आप परीक्षा दे रहे हो तो आपको सोचना है कि मुझे मध्य प्रदेश के उन 6% विद्यार्थियों में शामिल होना है जो सेट की एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको मैं पेपर 1 की तैयारी ऐसे करवाऊंगी। आपकी सब्जेक्ट आपका जो है उसकी तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। पेपर 1 की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ कि आपके 35 से 40 नंबर अगर आपने मेरे अनुसार पढ़े तो आपके आसानी से आएंगे। 10 नंबर में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 45 प्लस क्वेश्चन भी टच कर लोगे, पर ये आपकी तैयारी के ऊपर है। पर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि
सिलेबस के अनुसार 40 क्वेश्चन तो बैठ जाएंगे, पर कभी कभी एक दो क्वेश्चन सिलेबस के बाहर भी चले जाते हैं। और पेपर वन की लैंग्वेज थोड़ी ऐसी रहती है कि हम पढ़ते हैं तो अगर क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते, तो लगभग हम 35 और 40 क्वेश्चन तो टारगेट लेके चले कि हम वापस सही करके आ जाएं। अब हम हर यूनिट को देखते हैं कि हर यूनिट में कैसे क्या पूछा जाता है। इसमें 10 यूनिट पूछी जाएगी। पेपर वन में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि आपका 100 नंबर का पेपर वन होगा। और आपको इसको करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। मैं एक और आपका डाउट क्लियर कर दूं कि पेपर जैसे नेट में क्या होता है, ये अदर एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको जैसे नेट में आप ऑनलाइन मोड पे पेपर होता है तो हमें वहां पर ये पता रहता है कि आप आपके मन के अनुसार आप पेपर वन पहले करो या पेपर टू, चॉइस रहती है कि आप किसी भी पेपर को पहले कर सकते हो। पर यहाँ पर सेट में ऐसा नहीं है। पेपर एक तो ऑफलाइन होगा, ओमार शीट पर होगा, तो आपको पहले पेपर वन दिया जाएगा क्योंकि पेपर 3 घंटे का होगा। पहले पेपर वन दिया जाएगा 1 घंटे में। आपको 1 घंटे में पेपर वन करना है। जैसे आपका 1 घंटा पूरा होगा, आपसे पेपर वन की ओमार शीट ले ली जाएगी, यानी कि आंसर शीट ले ली जाएगी और पेपर टू आपको दे दिया जाएगा। तो हमें पेपर वन 1 घंटे में करना है और हमें पूरा मैनेजमेंट करके चलना है कि हम 1 घंटे में पेपर वन कर ले। उसके बाद इसमें 10 यूनिट पूछी जाएगी। हर यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि अगर 10 यूनिट है और हर यूनिट से 5 प्रश्न पूछे गए तो टोटल हमारे 50 प्रश्न यहाँ पर हो गए, है ना। तो हमें सभी यूनिट को टारगेट लेके चलना है। अब पहली यूनिट है इसमें शिक्षण अभिवृत्ति। अब शिक्षण अभिवृत्ति में क्या पूछा जाएगा, मैंने पूरा डिटेल सिलेबस इसलिए लिखा क्योंकि मैं यहाँ लिख नहीं सकती हूँ। आप ये सिलेबस यूजीसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने वहीं से इसको डाउनलोड करा है। तो देखो शिक्षण अभिवृत्ति में आपसे क्या पूछा जाएगा, क्योंकि देखो हम शिक्षक बनने वाले हैं, हम हायर एजुकेशन में जाएंगे तो हम प्रोफेसर बनेंगे और शिक्षक ही बनेंगे। तो वहां पे पूछा जाएगा कि शिक्षण यानी कि पढ़ाई, शिक्षण यानी कि शिक्षित करना, तो शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, शिक्षण की आपसे परिभाषा पूछी जाएगी। उसके बाद शिक्षार्थी की विशेषता, यानी कि एक टीचर की क्या विशेषता होती है, टीचर में एक अच्छे टीचर के क्या क्या गुण होते हैं, इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो शिक्षण के स्तर पूछे जाएंगे कि पहला स्तर, प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर, वो पूछे जाएंगे। फिर शिक्षण प्रभाव व्यक्त, शिक्षक सहायक सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए, जैसे एक शिक्षक को पढ़ाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, एक बोर्ड चाहिए, एक पेन चाहिए, एक डस्टर चाहिए। तो ये सब अब टेक्नोलॉजी आ गई तो टेक्नोलॉजी में क्या क्या टीचर को पढ़ाने के लिए क्या क्या सामग्री, वो सामग्री पूछी जाएगी। फिर शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत आधुनिक आईसीटी, यानी कि पहले जो पुरानी शिक्षा पद्धति होती थी, पहले शिक्षक बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब आधुनिक शिक्षा आ गई। जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो आधुनिक शिक्षा पद्धति के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन के तत्व, उच्च शिक्षा के विकल्प, यानी कि एक शिक्षक का मूल्यांकन एक टीचर कैसे कर सकता है, स्टूडेंट का मूल्यांकन, शिक्षार्थी के मूल्यांकन, ये सब शिक्षण यानी कि पढ़ाने के तरीके। शिक्षण यानी कि पढ़ाना, तो पढ़ाने का तरीका क्या होता है, यूनिट 1 में आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और पेपर 1 में ये रहता है कि जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के, वो इंग्लिश में तो आसानी से पढ़ लेंगे, पर पेपर 1 में क्या किया रहता है, जो इंग्लिश में जो लिखा रहता है क्वेश्चन, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में कर दिया जाता है। तो हमें उसमें शुद्ध हिंदी दी हुई रहती है, तो हमें आधे क्वेश्चन तो वहां पर लैंग्वेज की वजह से हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को समझ में नहीं आते हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट हमारे लिए, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये एक चुनौती हो जाती है। उसके बाद यूनिट 2 है शोध अभिवृत्ति, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड। शोध करना है कि रिसर्च करना। तब इसमें क्या, इसमें आपसे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के गुण, परिभाषाएं, विशेषताएं, सामग्रियां पूछी जाएगी। उसके बाद शोध अभिवृत्ति में आपसे शोध का अर्थ, यानी कि शोध करने के चरण पूछे जाएंगे कि शोध करते तो पहले आपको शोध कैसे होता है, पहले सामग्री ढूंढनी होती है, शोध में क्या क्या चीजें उपयोगी होती है ना, शोध के चरण पूछे जाएंगे। फिर प्रत्यक्ष उत्तर, प्रत्यक्षवादी शोध, उपागम, यानी कि शोध की विधियां पूछी जाएगी। फिर शोध की पद्धति, यानी कि कितने प्रकार की शोध, एक प्रयोगात्मक शोध होता है, विश्लेषणात्मक शोध होता है, ऐतिहासिक शोध होता है, गुणात्मक शोध होता है, मात्रात्मक शोध होता है। फिर शोध के चरण, यानी कि सबसे पहले हमें शोध करने के लिए उसकी विधि, हमें पहले उसका पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, रणनीति बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसकी सहायक सामग्री बनानी पड़ेगी, फिर प्रश्न, शोध के प्रश्न लिखने पड़ेंगे, फिर हम किस जगह पर जाएंगे, कैसे उसका एनालिसिस करेंगे,
ये शोध के चरण हम इसमें पढ़ेंगे। फिर शोध प्रबंधन, आलेख, फॉर्मेट, संदर्भ, शैली, फिर शोध आईसीटी यानी कि हर चीज में आपको शोध में क्या क्या, आईसीटी यानी कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का शोध में क्या उपयोग है। फिर अगला ये यूनिट 2 में पहले में आपको शिक्षक विद्यार्थी के बारे में पूछा जाएगा, दूसरे में शोध यानी कि रिसर्च के बारे में पूछा जाएगा। फिर तीसरा गद्यांश यानी कि 5 प्रश्न यहाँ से बनेंगे आपके, 5 प्रश्न इस यूनिट से, और गद्यांश पूछा जाएगा। यानी गद्यांश वाला तो हमारे 5 प्रश्न सही होने ही चाहिए। अब आप गद्यांश कैसे हल करेंगे, कैसे आप गद्यांश को पढ़े, कैसे गद्यांश में आपके 5 प्रश्न सोल्व हो जाए, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो गद्यांश में आपको गद्यांश दिया जाएगा, वो गद्यांश किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, शिक्षा के ऊपर हो सकता है, किसी उद्देश्य के ऊपर हो सकता है, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर हो सकता है, या आधुनिक तकनीकी के ऊपर हो सकता है। वो गद्यांश आपको किसी भी टॉपिक पे पूछा जाएगा और उसी गद्यांश से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ हमारे 5 प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। फिर संप्रेक्षण यानी कि वार्तालाप। तो संप्रेक्षण का अर्थ यानी कि संप्रेक्षण कैसे करें हम, संप्रेक्षण के प्रकार, विश्लेषण, फिर प्रभावित वाचिक गैर यानी कि गैर संप्रेक्षण, या एक तो मौखिक संप्रेक्षण जो मैं आपको बोल के बता रही हूँ, और एक गैर मौखिक संप्रेक्षण जो हम हाव भाव से पढ़ते हैं। जैसे अपन कहीं जाते हैं तो हमने देखा होगा कि हम जैसे रोड पे जो सिग्नल बने हुए रहते हैं कि दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, आगे खतरा है, या फिर कहीं बिजली के तार के वहां पर ऐसे क्रॉस का निशान देखेंगे, कहीं डॉक्टर, कहीं आसपास हॉस्पिटल होगा तो हम प्लस का निशान देखेंगे, कहीं जैसे रोड, जैसे कहीं पुलिया होगा तो हम पुलिया का निशान देंगे। तो ये क्या होता है, गैर मौखिक संप्रेषण में, यानी कि बिना बोले आपको किसी को ज्ञात करना कि आप क्या बताना चाहते हो, ये हम संप्रेक्षण विधि में पढ़ेंगे। यानी और जन मीडिया यानी कि मीडिया भी संप्रेक्षण का एक माध्यम है। तो प्राचीन काल में मीडिया की पद्धति, आधुनिक मीडिया है ना, पहले रेडियो आया था, फिर टीवी आई, फिर टेक्नोलॉजी, मतलब मीडिया में क्या क्या चीजें आई, ये सब हम इस संप्रेक्षण में पढ़ेंगे। यानी संप्रेक्षण से भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला आता है गणित तर्क एवं अभिव्यक्ति। अब जो विद्यार्थी गणित के हैं उनकी गणित अच्छी, अधिकतर तो मैथ्स हम पढ़ते हैं, इसमें गणित के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं पूछे। जैसे यूजीसी नेट में तो क्या होता है कि पहले आपको वहां पर थोड़े टफ क्वेश्चन नेट के मतलब गणित के थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर सेट में गणित के मतलब आपसे सरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपसे पूछा जाएगा संख्या पद्धति के, समय, कार्य, दूरी, प्रतिशत, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं आपको वो टॉपिक बता दूंगी कहां से प्रश्न बनेंगे। तो 5 प्रश्न आपसे रीजनिंग और गणित के बनेंगे ना, लगभग 2 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के बनेंगे और 3 प्रश्न गणित के, यानी कि ये 3 या ये 2 हो सकता है। तो रीजनिंग में गणित तर्क अभिव्यक्ति यानी कि रीजनिंग में आपसे या तो सीरीज पूछ ली जाएगी है ना, या फिर अल्फाबेट सीरीज पूछ ली जाएगी, संख्या सीरीज पूछ ली जाएगी, या फिर तर्क पूछ लिया जाएगा। और गणित में आपसे यहाँ पे दे रखा है कि आपसे कौन कौन से जो गणित में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अंश से, समय, दूरी से, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, यानी कि बेसिक गणित आपसे पूछी जाएगी। यानी कि आपने 10th और 12th में जो गणित पढ़ी थी या मैथ्स पढ़ी थी वहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं आपको उन टॉपिकों के क्वेश्चन यहाँ पर करवा दूंगी। या 5 प्रश्न आपके कहीं नहीं कहीं बहुत इजी प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ्स के। जो मैथ्स बैकग्राउंड का विद्यार्थी है वो यहाँ पर आसानी से 5 क्वेश्चन कर लेगा। उसके बाद अगली यूनिट है हमारी युक्ति तर्क। अब युक्ति तर्क में हम देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट हमसे वहां पर पूछे जाएंगे। युक्ति तर्क में देखो, युक्ति के ढांचे, बोध, युक्ति के रूप, वेन आरेख, तर्क वेद यानी कि भारतीय तर्क शक्ति, ज्ञान, प्रत्यक्ष, अनुपात, उपागम, यानी कि आपसे तर्क यानी कि आपकी सोचने की क्षमता कितनी है उससे संबंधित आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे तर्क से, युक्ति तर्क से। तो हमें यहाँ पर 5 प्रश्न यहाँ बन जाते हैं। उसके बाद आंकड़ों की संख्या, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आंकड़ों के स्रोत, प्राप्ति, वर्गीकरण, बार चार्ट, हिस्टोग्राफ, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा आरेख, यानी कि जो वेन आरेख हम देखते हैं ना, ऐसे वेन आरेख बने हुए रहेंगे, या फिर आपसे ऐसे वाले वेन आरेख बने होंगे। आपसे प्रश्न दे देंगे कि ए बी में है, बी सी में है, तो सी का ए से क्या संबंध है या ए का सी से क्या संबंध है। ऐसे प्रश्न आपके
इसमें बनेंगे तो यहाँ पे 5 प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आपसे यहाँ पर आईसीटी यानी कि कंप्यूटर पूछा जाएगा। अब जो विद्यार्थी कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं वो कंप्यूटर के क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो कंप्यूटर में आपसे क्या पूछा जाएगा, आईसीटी सामान्य संप्रेषण शब्दावली, यानी कि किसी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा आपसे। जैसे जब मैंने दिया यूआरएल का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, या आपसे सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, या डब्ल्यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, या एचटीएमएल का जैसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऐसे आपसे फुल फॉर्म पूछे जाएंगे। फिर इंटरनेट के बारे में पूछ लिया जाएगा, सर्च इंजन के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर कोई सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। उसके बाद उच्च शिक्षा में टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग होता है, डिजिटल पहल, फिर आईसीटी के सुधार, या ज्यादातर इसमें टेक्नोलॉजी के यानी कि आपसे इंटरनेट के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि इंटरनेट के सर्च इंजन पूछ लिए जाएंगे, या फिर आपसे कोई भी सॉफ्टवेयर पूछ लिया जाएगा कि ये लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है या दूसरा सॉफ्टवेयर है। ऐसे आपसे प्रश्न इसमें आईसीटी में पूछे जाएंगे। हमारे यूनिट 8 में यहाँ पे से भी कंप्यूटर के आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा लोक विकास पर्यावरण, यानी पर्यावरण लोक विकास पर्यावरण से संबंधित आपके 5 प्रश्न। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, एक तो पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इससे क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो प्रोटोकॉल, जैव विविधता, क्योटो प्रोटोकॉल, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हुए, जितने भी योजनाएं निकली है, जितने भी प्रदूषण होते हैं उनसे संबंधित आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद आता उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन, क्योंकि वैसे भी हम हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, तो उच्च शिक्षा के बारे में पूछा जाएगा। पूछ लिया जाएगा कि प्राचीन शिक्षा पद्धति, नालंदा तक्षशिला विद्यालय के बारे में पूछ लिया जाएगा। उसके बाद प्राचीन शिक्षा पद्धति कैसी थी, फिर कौन कौन से जैसे चाणक्य हुए और विष्णुगुप्त हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य हुए, फिर अलग अलग जो हमारे जैसे डॉक्टर हुए थे, मतलब चिकित्सक थे, उनके बारे में पूछ लिया जाएगा। उसके बाद जो ब्रिटिश शिक्षा पद्धति आई, यानी कि अंग्रेजों के आने के बाद जो शिक्षा पद्धति आई उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर आधुनिक 58-57 के बारे में, कि आजादी से पहले की शिक्षा प्रणाली और आजादी के बाद की शिक्षा प्रणाली, यानी कि कौन से प्रथम विश्वविद्यालय खुले थे, कौन से विश्वविद्यालय का गवर्नर जनरल कौन रहा, फिर आधुनिक शिक्षा पद्धति कैसी थी, प्राचीन शिक्षा पद्धति कैसी थी, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। देखो इसमें दिया भी हुआ है कि उच्च शिक्षा की संस्थाएं, प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा, भारत में उच्च शिक्षा, मूल्य शिक्षा, नैतिक सुधार, इस प्रकार आपसे यहाँ पे प्रश्न बनेंगे। अब इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5, यानी कि प्रत्येक यूनिट से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि कोई विद्यार्थी दृष्टिबाधित है तो उसके लिए वहां पर सुविधा प्रदान की जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें इन यूनिटों को कैसे हम कवर करेंगे, यानी कि मेरी जिम्मेदारी है, मैंने जिम्मेदारी ली है तो मैं पूरी निभाऊंगी कि आप कैसे, हमें कौन सी यूनिट को टारगेट लेके चलना है कि वहां से प्रश्न हम 100% कर ले। अब मेरा आईसीटी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने एक तो सीपीसीटी कर रखा है, मध्य प्रदेश के विद्यार्थी को पता होगा सीपीसीटी की एग्जाम क्या होती है। उसके बाद मैंने डीसीए भी कर रखा है, और फिर मैंने अप्रेंटिस मिली थी मुझे, क्योंकि मैंने आईटीआई कोपा, यानी कि कोपा का जो कोर्स होता है कंप्यूटर की डिग्री, वो कर रखी। तो मैंने 3-4 डिग्री कंप्यूटर में कर रखी है, तो मेरा आईसीटी यहाँ अच्छा था। उसके बाद मैंने जो डीआरडीओ की एग्जाम होती है जूनियर साइंटिस्ट की, उसमें 75 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है, तो वहां मैंने कंप्यूटर पढ़ा था। उसके बाद आईटीआई टीओ की एग्जाम होती है जिसमें 75 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है, तो मेरा कंप्यूटर सब्जेक्ट बहुत अच्छा, यानी कि आईसीटी पे मेरी कमांड बहुत अच्छी है, तो मेरे 5 में से 5वें प्रश्न मेरे आईसीटी में सही थे। उसके बाद मेरी गणित बहुत अच्छी है ना, मैथ से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, भले मैं हिंदी साहित्य में हूँ, पर 12th तक मेरी गणित बहुत अच्छी थी, तो मेरी मैथ से भी कमांड बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने अदर कंपटीशन की तैयारी भी करी है। क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो अन्य प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें
गणित तो रीजनिंग का वेटेज अच्छा रहता है, तो मेरे यहाँ पर गणित अच्छी है तो मैं आपको वही प्रश्न करवाऊंगी, उसे ट्रिक से करवाऊंगी कि आप बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन 5 में से आप 4 या 3 प्रश्न तो आसानी से कर दोगे, आपको पेन भी वहां उठाना नहीं पड़ेगा। इसी ट्रिक से मैं आपको गणित करवा दूंगी। फिर आया रीजनिंग, रीजनिंग भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। पर्यावरण, पर्यावरण में जो आपसे प्रोटोकॉल यानी कि जो जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे हुए हैं उन सबको मैं पढ़ा दूंगी। उसके साथ साथ लोक विकास यानी कि पर्यावरण प्रदूषण, जितने भी प्रदूषण हुए हैं उन प्रदूषण से जो जो बीमारियां होती है वो सारे मैंने खुद के मेरे नोट्स है, तो नोट्स से मैं आपको तैयारी करवाऊंगी। तो यहाँ भी मैं आपको आसानी से 5 में से आपके में से पढ़ाऊंगी कि लगभग 4 प्रश्न तो मेरे पढ़ाए हुए यहाँ बैठ ही जाएंगे। फिर उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन, तो मेरा हायर एजुकेशन वाला पार्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वैसे मैंने इतनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रखी तो मुझे पता है संप्रेक्षण आसानी से मैं पढ़ा दूंगी आपको। फिर बचा गणित पढ़ा देंगे, युक्ति यानी कि आपकी सारी यूनिट में यहाँ पर कंप्लीट करवा लूंगी। और जो ये 2 यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति और शोध अभिवृत्ति, मैं आपको पढ़ा भी दूंगी, यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगी ये यूनिट भी। पर ये यूनिट क्या रहती है, थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। अपन इन यूनिटों में कितना भी पढ़ ले, प्रश्न थोड़े ऐसे थ्योरिकल बनते हैं कि विद्यार्थी वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एक तो लैंग्वेज पूरी हिंदी में वो ट्रांसलेट कर देते हैं तो हमें वहाँ वैसे समझ नहीं आता है। तो हमें इन यूनिटों को तो पढ़ना ही है, पर हमें कौन कौन सी यूनिट, एक तो ये यूनिट हमें, मैं आपको बता दूं कि हमें इन यूनिटों पर पकड़ मजबूत बनानी होगी अगर हमें पेपर 1 में अच्छे नंबर लाने हैं। तो पहले हमें एक तो ये यूनिट आप स्टार लगा लो कि गद्यांश में हमें 5 प्रश्न सही करने हैं किसी भी कीमत में। संप्रेक्षण वाली यूनिट बहुत इजी है, ये मैं पढ़ा दूंगी। गणित वाली यूनिट भी हमें करनी है, रीजनिंग वाली भी करनी है ना, ये वाली भी करनी है। सिर्फ हमें ये सबसे एक तो ये वाली यूनिट, ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट आपके लिए नंबर आपको आसानी से दिला देगी, क्योंकि इन यूनिटों में जो मैं पढ़ाऊंगी प्रश्न आपके पूरे पूरे बनेंगे। और ये वाली अब 1 2 3 4 यानी 4 यूनिट है, तो ये वाली रीजनिंग में मैं करवाती हूँ। पर ये जो 2 यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2, इनमें क्या होता है कि प्रश्न थोड़े घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो मैं 10 यूनिट अब आपको है ना कोई पढ़ाएगा तो हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है हमें याद होना चाहिए। पढ़ा तो सब रहेंगे पर हमें सब नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ वो चीजें पढ़नी है जहाँ से प्रश्न हमारे परीक्षा में बनेंगे, है ना। तो मैं वही चीजें पढ़ाऊंगी जैसे प्रश्न बनेंगे। अब मैं आपको 10 यूनिट के नोट सब की PDF दे दूंगी, इन्हें बुक सब खरीद लूंगी, इन्हें मैं आपको बता दूंगी, पर उससे आप पेपर 1 में सिलेक्शन नहीं, मतलब पेपर 1 में आपके अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे और आपका सिलेक्शन पेपर 1 की वजह से ही रुकेगा। क्योंकि पेपर 2 तो आप कर लोगे पर पेपर 1 में आप मात खा जाओगे, क्योंकि विद्यार्थियों का अभी 10 यूनिट है ना, तो 10 यूनिट में किसी की ICT अच्छी होगी, जो साइंस का कंप्यूटर वाला होगा, मतलब जिसका कंप्यूटर साइंस होगा तो उसकी ICT वाली यूनिट अच्छी होगी, तो जो गणित वाला होगा उसकी ये वाली यूनिट अच्छी होगी। किसी की अगर वो हाई एजुकेशन वाला होगा तो उसकी ये वाली यूनिट अच्छी होगी, तो किसी की संप्रेक्षण वाली, मतलब कि 10 यूनिट में सभी विद्यार्थियों की कोई ना कोई यूनिट वीक रहती है। तो मैं आपको 8 यूनिट अच्छे से पढ़ा दूंगी, तो इन 8 यूनिट में से आपके प्रश्न बन जाएंगे और इन 2 यूनिट के आप पुराने प्रश्न पत्र के क्वेश्चन देखेंगे, ताकि हम इन 5 में से लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ सही कर लें। तो अगर इन सभी यूनिट में से 35 से 40 क्वेश्चन, यानी कि हम 40 से
45 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चले तो हम आसानी से कर लेंगे। तो मैंने आपसे वादा करा है कि मैं पेपर 1 अपने चैनल पर पढ़ाऊंगी। तो जो विद्यार्थी पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, तो मैंने आपको पूरी 90 दिन की रणनीति बताई है कि मैं आपकी क्लासें अपने चैनल पर अपलोड करती रहूंगी, एक दिन छोड़कर एक दिन, है ना, ऐसे। तो आप है ना वो क्लासें देखें, क्लासों के नोट्स बनाए और रिवीजन करें, और मेरी क्लास को स्किप ना करें, ध्यान से सुने, क्योंकि मैं लिखवाऊंगी भी सही और कुछ बातें आपको बोल के भी बोर्ड पे भी मैं लिखवाऊंगी, कुछ बातें आपको बोल के भी लिखवाऊंगी। और मेरा पढ़ाने का तरीका ये है, जब आप मेरी पहली क्लास लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको याद क्लास में ही करवा दूंगी। आप मेरी MPGK की क्लासें देखिए, आप मेरी हिंदी साहित्य की क्लासें देखिए, आपको पता चलेगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। मैं आपके लिए 15 से 20 मिनट की वीडियो लेके आऊँगी, और उस वीडियो में मैं आपको हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाऊँगी, आपको नोट्स बनवाऊँगी, आपको रिवीजन करवाऊँगी, और मैं याद आपको ट्रिक से करवाऊँगी, है ना। हर चीज़ की हम ट्रिक बना के याद करेंगे तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है कुछ भी करके। इस बार हमें सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, 6% विद्यार्थियों में शामिल होना है, भले कुछ भी हो जाए। 50 में से 35 से 40 प्रश्न हमें सही करने ही है, तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर आप यहाँ 35 यानी कि अगर आप 35 प्रश्न भी अगर आप 35 प्रश्न भी यहाँ सही करते हो पेपर 1 में, तो आपके यहाँ 70 नंबर यहाँ हो गए। तो आपको 200 में से 70 नंबर यहाँ हो गए, बचे कितने? 130 नंबर, यानी कि आप 130 नंबर तो आपके पेपर में आसानी से ला ही सकते हो पेपर 2 में। तो आप यहाँ पर 200 नंबर लाके सिलेक्शन ले सकते हो। विद्यार्थी किसी भी विषय का हो, 200 नंबर का टारगेट लेके चलना है कि मुझे दोनों पेपर का मिला के, अगर मैं पेपर 35 क्वेश्चन यहाँ करता हूँ तो मुझे पेपर 2 में 65 प्रश्न यहाँ करने की, दोनों को मिला के अगर मैं 100 प्रश्न करता हूँ। अभी पेपर कभी आपने अगर यहाँ 32 प्रश्न कर लिए तो आपके इधर वेटेज बढ़ जाएगा, आपको इधर 68 प्रश्न करने होंगे। अगर आपके इधर 40 प्रश्न हो गए तो आप इधर अगर 60 क्वेश्चन भी करते हो तो आसानी सब, यानी कि आपको सिर्फ एक ही बात दिमाग में रखनी है कि कट ऑफ कितनी भी जाए, मुझे कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, मुझे 100 प्रश्न सही करने हैं दोनों पेपर के मिला के, है ना। अब दोनों पेपर के मिला के 100 प्रश्न तभी सही होंगे जब आपके पेपर 1 पे कमांड अच्छी होगी। तो पेपर 1 मैं पढ़ाऊंगी अपने चैनल पे, और जो विद्यार्थी क्लास पहली बार देख रहे हैं, मैंने इसकी पूरी डिटेल वीडियो पेपर 1 पेपर 2 की मेरे चैनल पर डाली है, तो आप वीडियो देखिए ताकि आपको पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कैसे करना है। मैंने इसमें क्वालिफिकेशन बताया है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिलेबस के बारे में, पूरी एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में, दोनों पेपर की मैंने अच्छे से 30 मिनट की वीडियो बनाई है। तो आप वीडियो देख के आपकी बहुत हेल्पफुल होगी वो सिलेक्शन के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मैं कल परसों से पढ़ाना शुरू कर दूंगी पेपर 1। तो हमें डेली क्लासें लेनी है, नोट्स बनाने। और जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के हैं, मैं हिंदी साहित्य पहले से ही अपने चैनल पर पढ़ा रही थी, तो जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के जो वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या सेट की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरी वो क्लासें लें। 7 से 8 क्लासें मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। मैंने उसी तरह से पढ़ाया है कि नेट में आपसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्लासें छोटी छोटी ली है मैंने, ताकि कम समय में आप ज़्यादा पढ़ सकें। मेरा एक ही उद्देश्य है, कम समय में मैं विद्यार्थियों को ज़्यादा चीज़ें पढ़ा पाऊँ, क्योंकि 2-2, 3-3 घंटे की मैं क्लासें लूँगी, आप बोर हो जाओगे, आप इतना समय विद्यार्थियों के पास नहीं रहता है। तो हमें, और अभी दिसंबर में नेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो अगर आप पेपर 1 पे आपकी कमांड अच्छी होगी तो जैसे मैंने नेट और सेट एक साथ क्वालिफाई करा था, उसी तरह आप भी मेरी तरह सेट और नेट दोनों क्वालिफाई कर लोगे। पेपर 1 की तैयारी हम कर ही रहे हैं, पेपर 2 की तैयारी आपको खुद करनी है। आप भले किसी टीचर से पढ़ो, किससे पढ़ो, पर पेपर 1 मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर पढ़ा दूंगी। उससे क्या होगा कि अगर हम अभी पढ़ेंगे तो दिसंबर में नेट होगा, तो नेट की एग्जाम में हम क्वालिफाई कर लेंगे, और सेट तो हमें क्वालिफाई करना ही किसी भी कीमत में इस साल। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप बताएं। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। और आप मेरी पुरानी वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा, वो वीडियो मैंने डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगी। अब हम डेली पढ़ाई करनी है, मैंने पूरी यूनिट बता दी है, आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है।
सिलेबस अपने पास लेना है ताकि आपको पता रहेगा कि मैंने कितना क्या आज पढ़ा है, कितना मैं कल पढ़ूंगा। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करें, हमेशा मोटिवेट रहें, सकारात्मक सोच रहेगा। सकारात्मक सोच की आप तैयारी करोगे तो आप आसानी से सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि मैंने भी एक सकारात्मक सोच के साथ ही तैयारी करी थी, तभी मैंने प्रथम प्रयास में क्वालिफाई करा। तो अगर आप सकारात्मक सोच से तैयारी करोगे, कुछ भी हो जाए मुझे तैयारी करनी और आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है कि एक विद्यार्थी किसी टीचर पे भरोसा करता है तो अपना भविष्य उसके ऊपर सौंप देता है। तो आप मुझ पर विश्वास करें तो मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगी और मैं आपको वही चीज़ें पढ़ाऊंगी जहाँ से आपके प्रश्न पढ़ेंगे। तो आपको डेली हमें 6 से 7 घंटे अगर आप पढ़ोगे तो ही आप इस पेपर में सिलेक्शन, क्योंकि आपको पता है कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। तो पेपर 1 को हमें 2 घंटे देना है रोज डेली, क्योंकि एक तो आपको मेरी क्लास पढ़नी है, उसके नोट्स बनाए, फिर उसका रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। और पेपर 2 पे आपको भी उसकी भी कब तैयारी करके, पेपर 2 का सिलेबस भी बड़ा है, 10 यूनिट पूछी जाएगी। तो आपको डेली 6 से 7 या 8 से 9 घंटे भी आप पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, है ना। 1-2 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। मेरा सिलेक्शन इसीलिए, और सिर्फ मैंने 3 महीने भी मैंने तैयारी नहीं करी है सेट की, है ना। मैं किसी को बोलूँगी तो वो ऐसे ही बोलेगा कि 1 महीने में या 2 महीने में मैडम कि आप मजाक कर रहे हैं, इसे क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो मैंने लगभग 10 से 12 घंटे मैंने पढ़ाई करी है, दिन रात मेहनत करी है, तभी मैंने सिलेक्शन ले पाई हूँ मैं, और मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, आपकी पढ़ाई का आपको टाइम टेबल बनाना है। कुछ विद्यार्थी रात में पढ़ते हैं, अब जैसे मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ती हूँ, तो अब मैं बता दूँ आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़िए। अब कुछ विद्यार्थी को रात में पढ़ने की हैबिट रहती है, याद में रात को अच्छे याद होते हैं, तो रात में अच्छे पढ़ते, तो हम किस प्रकार पढ़े, हम किस प्रकार हमें याद हो, उसी स्ट्रेटेजी से हमें पढ़ना है ना। किसी के भी कोई यूट्यूब पे आपको बता देगा, मोटिवेशन वीडियो डाल देगा कि रात भर पढ़िए, सुबह 5 बजे उठ के पढ़े, तो हमें ऐसा नहीं करना है। आपको किस समय याद होता है, आप रात में पढ़ने से आपको ज़्यादा याद होता है कि आपको सुबह पढ़ने से ज़्यादा याद होता है, आपको उस अनुसार आपका टाइम टेबल बनाना है। अगर आप जल्दी उठ के पढ़ो तो आपको 5 बजे उठकर पढ़ना है। बहुत सारे होंगे जो कोई जॉब भी करता होगा, मैंने जॉब के साथ ही तैयारी करी है ना। मेरी जॉब भी मैंने कंटिन्यू रखी है, मेरी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी है, तभी मैंने सिलेक्शन लिया है। तो आपको कोई हाउस वाइफ भी होगी, है ना, बहाने सबके पास है ना। आप बहाने बना दो कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, या मेरी जॉब है, या मेरी तो ये प्रॉब्लम सबके साथ है, मेरे साथ भी है। तो बहाने तो वही विद्यार्थी बनाता है जिनको सिलेक्शन नहीं लेना है। जिनको सिलेक्शन लेना होता है वो कितनी भी चुनौतियां हो, कैसे भी करके सिलेक्शन ले लेता है ना। तो हमें चुनौतियों का सामना करना है और हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो मेरी वीडियो किस लिए आप बताएं, अगर आपके कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं बता दूंगी। और मैं आपको डेली पेपर 1 पढ़ाऊंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को पहुँचाएँ ताकि वो भी अपनी तैयारी बेहतर कर सके। और मैंने पेपर 1 पेपर 2 की और यूजी सेट की पूरी डिटेल सिलेबस और उसके फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी, मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन रहती है, सारी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी है। तो प्लीज़ जाके आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये देखिए कि आपका पेपर 1 पेपर 2 हमें दोनों को टारगेट लेके पढ़ना है। तो वो दोनों वीडियो देखोगे तो आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी आगे तैयारी के लिए, ठीक है। और मैं बीच बीच में शॉर्ट वीडियो भी डालती रहती हूँ, तो आप वो भी देखें, है ना, क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज पिछली बार भी सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस 2-3 क्वेश्चन जीके के भी पूछे गए थे, तो आपको वो भी पढ़ने हैं। तो मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगी जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे पास सिलेबस भी है और मेरे पास ये पुराना मेरा खुद का पेपर है, और मैं आपको इन सब के अनुसार आपको पढ़ाऊंगी। तो आप मुझ पर भरोसा करें, मैंने आपकी जिम्मेदारी ली है तो मैं उस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और डेली मुझसे जुड़े रहें। जल्दी से मैं पेपर 1 की वीडियो आपके लिए लेके आने वाली हूँ। धन्यवाद, राधे राधे।